इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं थिएटर, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी से। इनसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। विविध भारती के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ में हैं थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों से जुड़ी पर्सनैलिटी वाणी त्रिपाठी टिक्कू जी। वाणी जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से मैं बहुत छोटी थी, अगर सचमुच मुझे अच्छा संगीत और अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी पर सुनने होते थे तो मैं हमेशा विविध भारती ही सुनती थी और अब भी सुनती हूँ। और मैं खुद रेडियो की बहुत साल आर्टिस्ट रही, तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं। जैसे हमने आपका परिचय दिया अपने सुनने वालों को, थिएटर, टेलीविजन, फिल्म और अभी आपने बताया कि रेडियो से भी आपका नाता रहा, तो ये वैविध्य जो है देखने को मिलता है प्रतिभा का, क्या है इसके पीछे, कौन सी प्रेरक शक्ति है? देखिए, कहा जाता है कि कलावंतों को कला खुद ही खोज लेती है। तो पिताजी मेरे बहुत अच्छे साहित्यकार थे और माँ भी, और गुरुओं का कुछ साथ रहा। मैं इब्राहिम अलकाजी साहब की आखिरी बैच उनके छात्रों का, और बहुत सीखने को मिला अलकाजी साहब के साथ। और मेरे पिताजी खुद बहुत रंगमंच और साहित्य से जुड़ी हुई हस्ती थे। तो मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ चीजें विरासत में मिली हैं और कुछ चीजें ऐसी कुछ शिक्षा मिली कि उस विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिला। बाकी आप जैसे सब मित्रों का आशीर्वाद है और आकाशवाणी का भी बहुत बड़ा एक भाग है, एक रोल है मेरे जीवन में। बहुत ही छोटी थी और वॉइसिंग आर्टिस्ट बनी थी, और शायद ब्रॉडकास्टिंग के बारे में मैंने बहुत सीखा आकाशवाणी की वजह से। क्या बात है। आपने इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम लिया, थिएटर का एक बहुत ही बड़ा नाम, और इसके अलावा बैरी जॉन साहब का भी जिक्र आया था। ऐसे लोगों के साथ में काम किया। थिएटर जो है व्यक्तित्व को गढ़ने में, उसकी हमारे दूसरे आयाम उसमें जोड़ने में, व्यक्तित्व में कैसी भूमिका निभाता है, रचनात्मक भूमिका? देखिए, अगर एक ऐसी कोई कला की विधा है जो सर्वांगीण विकास पर काम करती है और जो सर्वांगीण है अपने आप में, उसमें साहित्य, संगीत, नृत्य और अभिनय और बहुत सारी कलाओं का अगर समागम होता है, वो एक ही विधा है, रंगमंच। और जैसा कि शेक्सपियर साहब की बहुत ही मशहूर एक कथन है, ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। हम सब रंगकर्मी हैं और हम रंगमंच के अदाकार हैं। एक बहुत बड़ी बात रंगमंच में ये होती है कि ये विधा एकल नहीं है। जब अक्सर हम सिनेमा के बारे में बात करते हैं तो हम एक्टर्स को याद करते हैं, निर्देशकों को, लेकिन थिएटर एक ऐसी विधा है, रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें हर दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक प्रस्तुति बनती है। जैसे अक्सर कहा जाता है कि किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में अगर वायलिन चेलो से मैच नहीं करती तो सिम्फनी क्रिएट नहीं होगी, वो गढ़ी नहीं जाएगी। उसी तरह से साहित्य, संगीत, नृत्य, अब कई बार इसमें ये चर्चा भी होती है कि जो मूक अभिनय करते हैं या जो एकल प्रस्तुतियां करते हैं, उसमें भी बहुत सारी प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रस्तुति में प्रोडक्शन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी विधाओं का जहां समागम हो, वहां तो सर्वांगीण विकास होना ही है। और हमारे देश में खास तौर पे रंगमंच एक बहुत ही पुरानी विधा के रूप में लोक प्रस्तुतियों में उसका भाग रहा है। चाहे वो हमारे लोक नाट्य कलाएं हों, चाहे हमारे आदिम जाति कलाएं हों, चाहे वो जितने भी विविध रंग हैं रंग कर्म के, वो हमारे देश में कोने कोने, चप्पे चप्पे में मिलते हैं। जैसे कि हम कथा वाचन को लें, राम और कृष्ण कथा इस देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से उद्धृत की जाती है, प्रस्तुत होती है। वो कहां से आई? कथा वाचन अपने आप में रंग कर्म है, अपने आप में एक तरह की प्रस्तुति है, नाट्य प्रस्तुति है। वही व्यक्ति जो गाता है वही चौपाई सुनाता है, वही उसका भावार्थ बताता है, और उत्तर प्रदेश और बहुत सारे प्रदेशों में तो वो उसे नाच कर भी दिखाता है। तो जैसे कि कथक जो एक विधा है वो कथावाचन से उत्पन्न हुई है, इसी तरह से रंगकर्म शायद भारत के जनमानस में कोने कोने, चप्पे चप्पे में बसी हुई विधा है। और अगर मैं सच्ची कहूं तो जितना कि हम साहित्य की चर्चा करते हैं, उतना ही उससे भी ज्यादा अगर किसी एक विधा का योगदान पूरे देश में कलावंतों में अगर है तो वो रंगकर्म है। क्या बात है। मैं जिस विषय पर आना चाह रहा हूँ वो ये कि स्त्री और हिंदी सिनेमा, और उसके तेवर बदले हैं, स्त्री की छवि भी बदली है। अभी जिस तरह का स्वरूप है और सिनेमा का, और इसमें स्त्री की जो भूमिका है, उसके बारे में क्या कहेंगी आप?
देखिए, एक बहुत ही अद्भुत दौर से गुजर रहा है भारतीय सिनेमा। हम एक भारतीय सिनेमा की बात करें, सिर्फ हिंदी सिनेमा की नहीं। पिछले एक दशक में, पहले तो हम अगर रिवर्स में शुरू करें, जब दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, तो उन्हें कोई एक महिला पात्र निभाने के लिए कोई उन्हें महिला कलाकार नहीं मिलती। सालुंके जो उनके असिस्टेंट थे, उन्हें उनको कास्ट करना पड़ा, भूमिका देनी पड़ी। वहां से जब धीरे धीरे साइलेंट आलम आरा और उसके बाद कई फिल्में बनी, और जब स्पीच, वॉइस, जब ध्वनि आ गई, मौखिक जब बोलने लगी फिल्में, तो मेरे ख्याल में वो सबसे स्वर्णिम दौर था महिला पात्रों का। अगर हम मदर इंडिया, बंदनी, सुजाता आज याद करें, तो जो महिला चरित्र इन फिल्मों की थी, वो बहुत ही सशक्त, बहुत ही कर्मशील और बहुत ही दुविधा में पड़ी हुई चरित्र होने के बावजूद हिम्मत वाली महिलाएं थी। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे हिंदी सिनेमा ने या भारतीय सिनेमा ने एक टर्न अराउंड किया, जैसे कि लट्टू घूमता है, लट्टू की तरह घूम के हम बिल्कुल जैसे गर्त में गिर गए। हम ये भूल गए कि हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा समाज किस तरह से महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था। हम एक अजीब से ग्लैमर शब्द के ट्रैप में, उस एक बहुत बड़े एक गड्ढे में गिर गए। और अब बहुत साल बाद, पिछले एक दशक या उससे थोड़ा सा अगर उसे लंबा खींचे, तो अब ऐसा लग रहा है कि नारी चरित्रों के बारे में वाकई सच्चाई में चर्चा हो रही है। मुझे वुमेन ओरिएंटेड और वुमेन सेंट्रिक सिनेमा शब्द से भी थोड़ी समस्या है। जब हम महिलाओं का या महिला पात्रों की बात करते हैं सिनेमा में, उसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि मौखिक भूमिका या मुख्य भूमिका सिर्फ महिला की होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे अगर हम सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी देखें, के मेनन का चरित्र चित्रांगदा सिंह के चरित्र के बराबर हिम्मती और सशक्त है। मृत्युदंड की अगर हम बात करें, तो प्रकाश झा की उस फिल्म, या गंगा जल की बात करें, या हम अभी पिछले दिनों चांदनी बार से लेकर डर्टी पिक्चर, NH10, और अब एक फिल्म जिसने एक बहुत बड़ा धक्का समाज को, एक थप्पड़ की तरह जो फिल्म आई है, वो है पिंक। एक बहुत बड़ा जो बदलाव इस फिल्म के साथ आया है। एक चर्चा, एक प्रचार होता था कि अगर मुख्य भूमिका में महिला है तो वो फिल्म कमर्शियली वायबल नहीं होगी, पैसा नहीं कमाएगी। वो फिल्म किसी भी दृष्टि से सिर्फ मनोरंजन नहीं करती है आपका, वो आपको हिलाती है, वो आपको कहीं से झकझोर देती है। और सचमुच लड़कियों को लेकर जिस तरह की शर्मनाक बातें हम एक समाज के तौर पर उनकी पीठ पीछे और उनके मुंह के सामने करते हैं, वो उसका बहुत ही सशक्त चित्रण है। तो मुझे लगता है ये दौर बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए और महिलाओं से जुड़े विषयों के लिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फिल्में महिलाएं नहीं बना रही हैं, इसे मैं रेखांकित करना चाहती हूँ। ये प्रचार भी गलत रहा, वुमन फॉर वुमन, महिला ही महिला के लिए। ये एक पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद पुरुषों द्वारा बनाई गई फिल्में हैं, और ये फिल्में बहुत रियल हैं, बहुत अगली हैं, बहुत रियलिस्टिक हैं, बहुत सशक्त हैं, और कहीं से भी ये कोई एक मनोरंजन के नाम पे कोई एक गलत प्रचार करने से इस वक्त बहुत ही ज्यादा दूर खड़ी हुई हैं। वाणी जी, थिएटर की बात छोड़ दूं, अगर टेलीविजन की हम बात करते हैं और सिनेमा की बात करते हैं, तो बाजार का एक जबरदस्त दबाव है। स्त्री को लेकर के जो हमारी मानसिकता है, उसको बदलने के पीछे रोड़ा बनती है। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन की हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे बॉक्सेस क्रिएट कर दिए हैं महिलाओं के लिए। अगर तुम गोरी हो तो तुम ऐसी हो, अगर तुम काली हो तो तुम ऐसी हो, अगर तुम पतली हो तो ऐसी हो। ये जो एक सेक्स सिंबल बनने की होड़ है, ये जो एक आवर ग्लास फिगर, साइज 0, और मैं इसमें बाजार को भी सिर्फ जिम्मेदार नहीं मानती, ये जिम्मेदारी साझी है। देखिए, अगर सिनेमा के लिए ऑडियंस नहीं होगी तो सिनेमा अगर बनेगा भी तो दर्शकों तक नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए मैं बार बार पिंक की बात कर रही हूँ, उसको वाकई लोगों ने सिर्फ सराहा ही नहीं, गले लगाया है। देखिए, हिंदी की कहावत है, हर चीज का स्वांग हो सकता है, पैसे का स्वांग नहीं हो सकता। सिनेमा बनाने के लिए, सशक्त अच्छा सिनेमा बनाने के लिए, चाहे कम या ज्यादा, बिना धन के, बिना आर्थिक मदद के सिनेमा नहीं बन सकता। इसलिए ये एक साझी जिम्मेदारी है समाज की और हमारे सिनेमा के, हमारे हम सब मेकर्स की और हम सब कलाकारों की, कि हम इस जिम्मेदारी को एक साथ निभाएं। और जहां तक ऑब्जेक्टिफिकेशन का सवाल है, ये प्रेजुडिस बहुत डीप है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गहन है। बार बार अगर फिल्मों में इन बातों की चर्चा होगी, कोई क्रांति नहीं आने वाली। हम लगे रहेंगे उसी तरह से, बहुत ही विध्वंसकारी तरीके से और विभत्स तरीके से महिलाओं को जिस तरह हम ट्रीट करते हैं, वही हमारे अंदर का अंतर्मन है। जब तक हम इस
सेंस ऑफ डिनायल से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम अपने अंतर मन से बात करना नहीं सीखेंगे। और सिनेमा कहीं ना कहीं उसे झकझोर रहा है। इसलिए एक फिल्म से सब कुछ नहीं बदलेगा, 10 फिल्मों से सब कुछ नहीं बदलेगा। ये एक दशक में अगर छोटा परिवर्तन आना शुरू हुआ है तो इस परिवर्तन को आगे ले जाने की जरूरत है। जो गलत है, जो भद्दा है और जो विभत्स है, उसे पूरी तरह से नकारने की हिम्मत हमें जुटानी पड़ेगी। अगर फिल्म कूड़ा है तो उसे कूड़ेदान में ही फेंकने का काम करना होगा। तब तक उन लोगों को ये एहसास नहीं होगा जो गलत तरीके का सिनेमा बनाते हैं और गलत तरीके से महिलाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, गलत उनका प्रक्षेपण करते हैं। ये तभी बदलेगा जब कहीं ना कहीं हम ये जागरूकता पैदा कर पाएंगे अपने सिनेमा, अपने साहित्य और अपनी अलग अलग कलाओं के माध्यम से कि जो है वो ये है और वो सत्य ये है कि अब आप महिलाओं को दबाकर नहीं रख सकते। अगर आप उनके खिलाफ प्रेजुडिस करेंगे तो रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के प्रति हमें कहीं ना कहीं बहुत जागरूक होने की जरूरत है। वाणी जी, आपने बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन कई फिल्मकारों से इसके पहले जब मेरी बात हुई तो अक्सर वो एक बात कह देते हैं कि साहब अच्छा सिनेमा इसलिए नहीं चलता क्योंकि जनता नहीं चाहती, पब्लिक जो चाहती है हम वो दिखाते हैं। मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने कहा ये भी उसी बाजारू प्रचार का भाग है। अगर पिंक जैसा कि मैं कह रही हूँ या NH10 या जो ये सारी फिल्में खूब चली बॉक्स ऑफिस पे, यानी आप अगर लड्डू खिलाने की आदत किसी को डाल देंगे वो बर्फी नहीं खाएगा, ये आपका स्केप्टिसिज्म है। अगर जब तक आपने उसको बर्फी सामने परोसी नहीं वो सिर्फ लड्डू ही खाता रहेगा। बात सिर्फ ये है कि अच्छा सिनेमा सिर्फ 2 ही तरह का सिनेमा होता है, अच्छा और बुरा। वो कितना लंबा होता है और वो कितना छोटा होता है, ये सब कलात्मक रुचि वाली बात है। अच्छी फिल्में चलती हैं, उनको बाजार भी मिलता है, उनको एग्जीबिशन भी मिलता है। मैं आपकी जो खास तौर से थिएटर और टेलीविजन और फिल्मों की जो यात्रा है इस पर प्रकाश मैं चाहता हूं कि आप डालें और अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं। उपलब्धि तो पता नहीं, मैं कोई उपलब्धि अभी तक मैं कर पाई कि नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत छोटी थी, 8 साल की उम्र में मैंने रंगकर्म शुरू किया। बहुत साल मैंने बैरी जॉन साहब के साथ काम किया। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की थिएटर एजुकेशन कंपनी के साथ काम करना शुरू किया और उसी कंपनी में 19 साल की उम्र में मैं फैकल्टी बनी। तो ये बहुत बड़ा गौरव का विषय था मेरे जीवन में। मैं राजनीति शास्त्र में ऑनर्स हूँ हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से, और उसके बाद मैं ड्रामा स्कूल गई और मैंने अलकाय साहब के अंडर 3 साल एक्टिंग का काम किया। उसके अलावा कारण जी, बीवी कारण साहब, माया राव, त्रिपुरारी शर्मा, लिलेट दुबे, अमाल अल्लाना सरीखे, बहुत सारे निर्देशकों के साथ मैंने बहुत साल रंगकर्म किया। 90 के आखिरी सालों में, सन 2000 से पहले, भट्ट साहब एक फिल्म बना रहे थे दुश्मन। पूजा भट्ट ने मुझे किसी एक नाट्य प्रस्तुति में देखा और उस फिल्म के लिए वो आशुतोष राणा के ऑपोजिट एक नए फेस की खोज कर रहे थे। रंगकर्मी के लिए इससे ज्यादा और बड़ा और कोई आकांक्षा क्या हो सकती है। फिल्मों में जाना कभी भी मेरा फोकस नहीं था, और तो मैं दुश्मन मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद मैंने 6-7 फिल्में की। मैंने शाहरुख खान साहब के साथ 2 फिल्में की, चलते चलते, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, दोनों एक मेरे बहुत ही प्रिय डायरेक्टर अजीज मिर्जा साहब ने निर्देशित की। मैंने रमेश सिप्पी साहब के साथ एक बड़ी सीरीज की स्टार पर उन दिनों, गाथा, वो बुनियाद पार्ट 2 के नाम से भी उस वक्त चर्चित हुई थी। उसके बाद मैंने बहुत साल बहुत अच्छा टेलीविजन किया, और बस अब यही मेरी सतत कोशिश रहती है कि जो भी फिल्में बनाऊं या जो भी सिनेमा से जुड़ूं या रंगकर्म अभी भी सतत मैं सक्रिय रूप से करती हूँ। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति मैं हमेशा बहुत प्रतिबद्ध महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि हर कलाकार की एक सामाजिक प्रतिबद्धता है। वाणी जी, मन तो नहीं भरा लेकिन समय की अपनी व्यवस्था है। विविध भारती से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं कि आपकी ये जो रचनात्मक यात्रा है ये ऐसे ही चलती रहे और आप कीर्ति और सफलता के आसमान छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे दोबारा आकाशवाणी के साथ, विविध भारती के साथ जुड़ने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप थिएटर, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी से कमल शर्मा की बातचीत सुन रहे थे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया हर्षवर्धन गवई ने। इनसे मिलिए